हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कल अमरदीप और आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातचीत है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्या है उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो RMS CET, RMS होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, CET होता है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। कंबाइंड इसलिए कि पूरे देश में जितने बच्चे अपीयर करेंगे सबका एक ही टेस्ट होता है और छठी और नौवीं के लिए दोनों के ही टेस्ट को इसको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। इसका फॉर्म लाइव हो गया है, 10 सितंबर को ऑन हुआ। हमें थोड़ा समय लगा फॉर्म भरने में और ये सब करने में, तो मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो उनके बहुत काम आएगा। सबसे पहला जो है, आपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in। उसके अलावा और किसी साइट पर मत जाइए, कोई बहुत सारे वेबसाइट पे लिंक बने होते हैं, उस पर आपने जाना नहीं, इस साइट पर जाना है। सेकंड, फॉर्म जमा करने की या फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। तो आप 10 अक्टूबर की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को डिपॉजिट करें अपना सही तरीके से भर के। ये वीडियो बनाने का एम ये है कि आप फॉर्म भरते समय गलतियां ना करें। आपका बच्चा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें डेटा गलत भरा गया, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, रिटन एग्जाम क्लियर करके जब वो मेडिकल के लिए आता है, जब डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा तो वो आपका बेटा या बेटी रिजेक्ट हो जाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखना है, ये वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनके बच्चे क्लास 6 में या क्लास 9th में एंट्री के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने वाले हैं। तो आपका जो पिछले स्कूल का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो लगता है। दैट मीन्स अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है तो आपने पिछले जो स्कूल है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है वहां से क्लास 5th का, क्लास 8th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा जब आपका बच्चा ज्वाइन करने जाता है। साथ में प्रिंसिपल साहब द्वारा दिया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दो डॉक्यूमेंट आपने स्कूल से लेने हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी स्कूल इशू कर सकता है, आपका ऑफिस इशू कर सकता है, आपकी जो नगर निगम है, जो ऑथराइज म्यूनिसिपैलिटी है, वहां से इशू होता है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगला एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने रेडी रखना है बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग दिस फॉर्म। एग्जाम इसका होगा जनवरी 2023 में और गर्ल्स केवल क्लास 6 का ही एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 9 के लिए नहीं दे सकते। टोटल सीट्स हैं पूरे देश में, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उसके बारे में बताऊंगा। तो टोटल क्लास 6 में 300 सीट्स होती हैं और क्लास 9th में आप मान के चलिए कि 50 सीट्स होती हैं केवल पूरे देश में। तो बहुत टफ है इनका एग्जाम, काफी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन तैयारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब पेरेंट्स का जो मेरे पास FAQs आते हैं, क्योंकि मैं द विनिंग एज का डायरेक्टर हूं। हम लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, देहरादून में ऑफलाइन बैच चल रहा है। तो जो पेरेंट्स अब जानना चाहते हैं कि हम किस मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं तो आप हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों में से इसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको पांचों स्कूल की चॉइस देनी होती है और दूर पड़ता है क्योंकि आपका बच्चा जब छुट्टी पड़ेगी तो घर आएगा या आप मिलने जाएंगे तो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस बढ़ जाता है। बाकी सभी स्कूल अगर देखा जाए तो सभी का स्टैंडर्ड एक जैसा है। ये कहना गलत होगा कि चैल बहुत अच्छा है और बैंगलोर बहुत खराब है। ऐसे कोई भी भ्रांतियां हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सारे स्कूल आर्मी द्वारा मैनेज होते हैं, प्रिंसिपल सर जो होते हैं इनके आर्मी के कर्नल साहब होते हैं। बहुत ही अच्छा इनका एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छा सिलेबस है, एक तरीके का सारा करिकुलम है। तो अच्छा या खराब कहना थोड़ा सा कष्ट है। अब चैल वाकई शिमला में होगा तो सर्दी पड़ेगी, अजमेर में गर्मी पड़ेगी, बेलगाम और बेंगलोर में मॉडरेट मौसम रहेगा। थोड़ा वहाँ के लोगों की भाषा वाषा का अंतर है, कुछ खान पान में, रहन सहन में अंतर है, लेकिन स्कूल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो तकरीबन एक जैसा होता है। अब ये हैं 5 लोकेशन, चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगाम एंड बैंगलोर। 5 हमारे देश में मिलिट्री स्कूल है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब आती है मेन बातें। 70% सीटें जो हैं इसमें रिजर्व्ड हैं सर्विंग या रिटायर्ड JCO और अदर रैंक्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। मेरे पास सवाल आता है कि मैं CRPF में हूं या BSF में हूं, तो क्या ये 70% रिजर्वेशन मेरे लिए इंक्लूडेड है? वो नहीं है। 30% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए। तो अगर आप BSF के हैं, CRPF के हैं, CAPF में से किसी के भी हैं, सिविलियन हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके लिए टोटल जो बताया 30% सीट्स हैं। 300 में से 70% क्लास 6 की सीट मान लीजिए, 70% 210 सीटें हो गई और 90 सीटें ओपन कैटेगरी की। अब दोनों ही में 27%, 15% और 7.5% सीट्स आर
इन ऑफिसर कैटेगरी को छोड़ के ये रिजर्व्ड हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिस्पेक्टिवली। टोटल 50 सीटें रिजर्व्ड हैं उन बच्चों के लिए जिनके जो फादर हैं जो देश की सेवा में शहीद हो गए, किल्ड इन एक्शन। नॉर्मल हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो गई या कोई रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो किल्ड इन एक्शन नहीं माना जाता है। तो किल्ड इन एक्शन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ऑपरेशंस में डेथ हुई है और डेथ एट्रीब्यूटेबल है मिलिट्री सर्विस के लिए, मतलब ये किल्ड इन एक्शन की क्वालिफाई में होता है, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई करें, अदरवाइज आपका वो माना नहीं जाएगा। अब 10% सीट्स या 30 वैकेंसीज मैक्सिमम जो हैं पांचों राष्ट्रीय स्कूल मिलिट्री स्कूल मिला के वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये ऑल इंडिया एग्जाम है, 10% सीट्स वेकेंट हैं या 30 वैकेंसीज मान लीजिए सारे पांचों एसएमएस के लिए। तो हर आरएमएस में आपको मान लीजिए 6 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं ओनली फॉर क्लास 6। तो ये रिजर्वेशन का जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई लोगों का डाउट होता है कि क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केवल फौजियों के लिए? तो 70% जो हैं वो जेसीओज वार के लिए, 30% वो सिविलियंस एंड ऑफिसर्स और बाकी सब के लिए वैकेंसी ओपन है। तो काफ़ी सीट्स हैं, 90 सीट्स इतना भी कम वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब मेन चीज़ है, कई हैं जो इंटरनेट से फ्रेंडली नहीं है। जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, वहाँ लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। तो 2 स्टेजेस में भरा जाएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब इस पेज पे पहुंचते हैं, या मैंने एरो बना के लिखा है कि इनको इंस्ट्रक्शंस को, कंडीशंस को तसल्ली से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप छोड़ देंगे। तो जब मैंने बताया, पीछे चलते हैं, यहां पर क्लिक किया। यहां पर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर आते हैं, इसको पूरा पढ़िए और फिर आप लास्ट में जब पढ़ के टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं एक्सेप्ट करता हूं, यहां सबमिट करेंगे, तब ये आपको फॉर्म आगे ले जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यह है रजिस्ट्रेशन वाला पेज। तो यहां पर आप पंजीकरण लिखा है, तो पंजीकरण करें, पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर करना बहुत ही सिंपल है। एक आपको बच्चे का नाम, वो तो होगा ही। दूसरा, एक ईमेल आईडी बिल्कुल यूनिक जो आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि वो ईमेल आईडी आज से 20 साल पहले बनाया था, उसका पासवर्ड भी आप भूल चुके हैं, ऐसा नहीं करना है। तो कई लोग हैं जो इतना सब मेहनत करते हैं फिर भी उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज वो तैयारी नहीं करते हैं। तो ये वीडियो इसके लिए बनाया जा रहा है कि आप तैयारी करें। तो एक ईमेल आईडी है और एक यूनिक आपका मोबाइल नंबर है, जो कि बच्चे का अपना हो सकता है। बहुत छोटा बच्चा है, अगर छठी के लिए वो कर रहा है, उसके बाद मोबाइल नहीं होगा, तो पेरेंट्स का वो मोबाइल नंबर जिसको आपने रिचार्ज करके रखा हुआ है। ये नहीं कि मोबाइल नंबर भी बंद होने वाला है, ब्लॉक होने वाला है क्योंकि आपने उसको रिचार्ज नहीं कराया। तो एक ईमेल, एक आपका मोबाइल नंबर यूनिक, जो कि इसी काम के लिए होगा। वो क्यों? क्योंकि इसके बाद जितना भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, वो आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू करेंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं, आपका ईमेल आईडी नहीं है और बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई बेचारे हमारे फौजी हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नज़दीक में जाएं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास, उसको बोलें कि मुझे एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, वो आपको क्रिएट करके दें, वही ईमेल आईडी आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहां पर एक रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, ये इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई हैं। तो आपने पहले रजिस्टर करना है, पंजीकरण कराना है। ये पंजीकरण वाला फॉर्म है, इसमें दिया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, किस कक्षा में प्रवेश चाहते हैं, जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है। तो कक्षा में आप जब उसको क्लिक करेंगे तो छठी या नौवीं आएगा, जेंडर छठी में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आएगा, और 9th करेंगे तो केवल बॉयज आएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही करना है। लेकिन ये भरने से पहले भी इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए, फौज बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैं फौजी हूँ और मुझे पता है हम लोग कैसे काम करते हैं। एक एक चीज लास्ट डिटेल तक कवर होता है। ये है, मैंने एरो इतना बड़ा इसलिए लगाया है कि आप इसको पढ़ें। अब है छात्र का नाम, पूरा नाम लिखना है। अब गुरुजी, मेरे दोस्तों, मित्रों, आपका नाम आधार कार्ड में बच्चे का नाम है, स्कूल में नाम है और उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है, ये सबको मैच करा लीजिए। क्योंकि अभी आपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है। डॉक्यूमेंट तो जब रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसका मेडिकल के लिए जाएंगे और तब आपने जमा करना है। लेकिन तब तक आप करेक्ट करा लें। आधार कार्ड अमेंड हो जाता है, मैंने अपने बच्चे का मोबाइल नंबर वगैरह नाम अपडेट कराया,
वो हो जाता है। आप नियरेस्ट किसी भी सेवा केंद्र में जाएंगे तो आधार कार्ड में आप अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं, एफिडेविट वगैरह लगता है वो बनवा लीजिएगा। लेकिन बच्चे का नाम प्रबोध कुमार लिखा है, इसमें प्रबोध सिंह लिखा है, उसमें प्रबोध उपाध्याय लिखा है, तो बाद में आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, छात्र का पूरा नाम, और यहां लिखा है एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स, तो जो स्कूल में दर्ज है वही नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम में गड़बड़ है तो आप कोर्ट में जाएंगे, वो आपको कोर्ट पूरा तरीका बताता है कि नाम कैसे बदली करना है, और 2 से 3 महीने का समय लगता है। अभी तो एग्जाम भी जनवरी में, तो बहुत समय है आपके पास। लेकिन स्कूल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वाला नाम आपने यहाँ पर भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल आईडी मैं पहले बता चुका हूं, और आपका मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स पक्का है, पक्का करना है। और यहां पर जेंडर मैंने पहले बता दिया था, नाम हमने पहले बता दिया। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर वो लगाया, ये भरने के बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको अगले पेज पर ले जाएगा। वो अगला पेज ये है, अब आप लॉगिन हो चुके हैं, और आपका जो जहां पर लिखा था लॉगिन करें, वो ये डिटेल जो है, लॉगिन आईडी जो है आपका और पासवर्ड जो है, आपके ईमेल पर और एसएमएस पर आ चुका है। तो आपने पक्का जो अपना ईमेल आईडी है और एसएमएस है, बिल्कुल ध्यान से उसको याद भी रखना है, और उसको बिल्कुल देखिए कि एक्टिव है, तभी आप आगे चल के काम करेंगे। ये आ गया जो रजिस्ट्रेशन वाला है, जो पंजीकरण मैंने कल अपने बेटे का एक बनाया, डेट ऑफ बर्थ गलत डाला, वो तो अभी कॉलेज में है, लेकिन मैं चाहता था कि वीडियो बनाने से पहले मैं सारे काम कर लूं। लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, ताकि आप अपना फॉर्म भर सकें और बाद में भी फॉर्म जमा कर सकें। अब ये आ गया डिटेल, हर्षदीप सिंह क्लास 6 मेल, ये मेरा वो है मोबाइल नंबर वगैरह सारा, और जो मैंने कहा था महत्वपूर्ण निर्देश आपने पढ़ने हैं तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जेसीओ या अदर रैंक पर हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी और हैं, ये जेसीओ और में सर्विंग और रिटायर्ड दोनों शामिल है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को संबंध नहीं रखते हैं, अगर आप डिफेंस सिविलियंस हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हैं, आप एनएसजी में हैं, किसी में भी और हैं, आप दूसरी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। अब ये जब कैटेगरीज होगी, इसके नीचे सब कैटेगरीज हैं, जनरल ओब्लिक ओबीसी क्रीमी लेयर। तो जनरल ओब्लिक ओबीसी क्रीमी लेयर एक कैटेगरी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दूसरी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट तीसरी कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब चौथी कैटेगरी है, और किल्ड इन एक्शन, इसमें ऑफिसर्स ओनली लिया है क्योंकि इसमें दिया है केवल रक्षा के सेवाओं के अधिकारी। लेकिन मैंने वीडियो से पहले एक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने कहा किल्ड इन एक्शन ऑफिसर्स, जेसीओ, ओआर, जो भी फौजी हैं जिनकी डेथ ऑपरेशन में हुई है, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। इस कैटेगरी में केवल 50 सीटें रिजर्व्ड हैं ओनली फॉर किल्ड इन एक्शन कैटेगरी। इसका एक और फायदा होता है, इन बच्चों को जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के तहत अप्लाई करते हैं उनको अपर एज लिमिट में 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 10 से 12 साल जो एज लिमिट है क्लास 6 के लिए, 13 से 15 साल क्लास 9 के लिए। तो अगर आप इस किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 महीने का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप बिजनेस करते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप कहीं भी और हैं, तो आपने सिविलियंस वाले कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से कैटेगरीज दी हुई है। ऑफिसर कैटेगरी, ये सब आप जब वेबसाइट पर जाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। यहाँ लिखा है अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी, रक्षा नागरिकों के वार्ड इस श्रेणी के तहत ही करेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं है। आपके फादर एमईएस में, आपके फादर आईएमए में सिविलियन के रूप में डिप्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, कोई चिंता नहीं है, आपने सिविलियन कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट कैटेगरी जरूरी है। तो जब आप ये करेंगे, इस प्रकार का मेन्यू आ जाएगा, तो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर है सर्विंग या रिटायर्ड, तो आपने रिटायर्ड कर लिया। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने तैयारी करके रखनी है। स्कूल में डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, ये सारा रिकॉर्ड मिलना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से लेकर एग्जाम होने तक 6 महीने का समय, तो 6 महीने के समय जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तब तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करा लेना है। हमारी सरकार सारी सुविधाएं देती है,
आप इसको अमेंड कर सकते हैं। एक, जब आपको एडमिशन के लिए जाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपने शेड्यूल कास्ट के तहत अप्लाई किया, अभी वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कब चाहिए होगा, जब आपका बच्चा मेडिकल के लिए जाएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएगा। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आपको लगता नहीं है कि 6 महीने में बन जाएगा, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करें, नहीं तो बाद में सेलेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही माना जाएगा या आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी डिटेल, पिता का नाम कोई डाउट नहीं है, माताजी का नाम कोई डाउट नहीं है, एप्लीकेंट का आधार कार्ड वो पक्का होना चाहिए। कई लोग हैं शेर, उन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया बच्चे का, तो ये बनवाना मैंडेटरी है, 15 दिन में बन जाता है। तो 10 अक्टूबर है अभी लास्ट डेट, आज अभी 14 सितंबर है, तो बहुत समय है, आपका आधार कार्ड भी बन के आ सकता है। पता पूरा लिखना है, शहर, राज्य, पिन कोड, हर चीज आपने बिल्कुल डिटेल में तसल्ली से एकदम सही अंकित करनी है। अब आता है मेन चीज, एग्जामिनेशन सेंटर की आपने 3 चॉइस देनी है। वेबसाइट पे जब आप यहां देखेंगे 11 से लेकर 49 तक पूरे लिस्ट है। आर्मी स्कूल है, आर्मी स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, इस प्रकार से बहुत सारे आर्मी स्कूल हैं। कुछ एक और स्कूल्स हैं जहां पर उन्होंने वो करा, जनरली ये कंडक्ट कहां पर होगा, आर्मी स्कूल में होगा। अब आप पीलीभीत के रहने वाले हैं, बरेली में आपका आर्मी स्कूल में आया सेंटर, तो वो भरे अपना, ये पूरा लिस्ट को प्रिंट आउट ले लें, पूरे लिस्ट का नोट्स बना लें, जो आपके नजदीक में है उस आर्मी स्कूल का आपने चयन करना है, नहीं तो आप गलत चले जाएंगे। आप सेकंड चॉइस, मान लीजिए मैं देहरादून का रहने वाला हूं, देहरादून में क्लेमेंट टाउन में है, मैंने फर्स्ट चॉइस दे दिया क्लेमेंट टाउन, अब मुझे सेकंड चॉइस भी देनी है। मान लो क्लेमेंट टाउन में पूरी भीड़ ने अप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने कहा जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फॉर्म आएगा आपको सेंटर उसी हिसाब से अलॉट हो जाएगा। आप सेकंड चॉइस भी देना, थर्ड चॉइस भी देने, तो मुझे लगता है चंडीगढ़ ज्यादा 3 घंटे की दूरी पर है, चंडीगढ़ दे दिया। एक मैंने रुड़की या मेरठ भर दिया, तो मैं यहाँ पर देखूंगा मेरे जहां पर बच्चा रह रहा है या जहां पर मैं रह रहा हूं उसके आसपास जो जगह है आपने वो चयन करना है। कोई आपने कहा नहीं है, अगर आप देहरादून के रहने वाले और आपने कहा चलो बच्चे के एग्जाम के दिलाने के बहाने चेन्नई घुमाते हैं, आप चेन्नई भर दो। लेकिन लॉजिक कहता है कि जनवरी के अंदर बच्चे के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल संभव नहीं है, और आजकल ट्रैवल बड़ा कॉस्टली हो गया, फिर वहाँ जहाँ जाएंगे दूसरी जगह पर वहाँ रहने का बंदोबस्त करना तो काफ़ी खर्चा पड़ेगा। तो आपने अपने शहर के आसपास जहाँ पर 1-2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं वो करना है। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो देखिए सारा कुछ है यहाँ पर, तो आप उनको चयन कर सकते हैं। तीनों चॉइस भरनी है। अब जहां जहां पर ये रेड वाला स्टार लगा है, अगर आपने चॉइस नहीं भरी, फॉर्म पहले एक्सेप्ट ही नहीं होगा, लेकिन आपने ये फॉर्म भरने से पहले ध्यान देना है, और जो भी आप चॉइस भरते हैं वो आपने नोट भी कर लेनी है। अदरवाइज आपका जो लॉगिन डिटेल जो आपके ईमेल पर आया, जब भी आप लॉगिन करेंगे ये सारा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और आप इसका डिटेल कभी भी चेक कर सकते हैं। अब अगला है, ये मिलिट्री स्कूल का जब एडमिशन होता है, जब आपका बच्चा रिटन एग्जाम में सेलेक्ट होता है, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद मेडिकल होगा। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल की लिस्ट है, वो भी आपने अभी भरना है किस हॉस्पिटल में आप मेडिकल कराना चाहते हैं। वही है जिस स्टेट में, जिस राज्य में, जिस रीजन में आप रह रहे हैं, हर जगह के 1 या 2 हॉस्पिटल है। मान लीजिए ईस्टर्न कमांड की हॉस्पिटल है, सदर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, और इतने सारे हॉस्पिटल इस लिस्ट में लिस्टेड है, आप चेक करें। तो ये लिस्ट आप हमसे चाहेंगे, हमें मैसेज करेंगे, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, इस वीडियो के साथ दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप संपर्क करना, हमें लिस्ट भेज देंगे। अदरवाइज तो वेबसाइट पर है, खुद जाके देख लो, ये सारा लिख दिए। लास्ट में एडमिशन के टाइम पे ये मेडिकल बोर्ड जमा होता है, तो आपने ये नहीं कहना है कि मेरा बच्चा, अब अगर वो मेडिकल फिट नहीं है, अगर उसके कुछ डिफॉर्मिटी है, ये वो आप ध्यान रखें, उसको आप मिलिट्री स्कूल का एग्जाम ना दिलवाएं, क्योंकि वो बाद में मेडिकल वो क्लियर नहीं कर पाएंगे और बच्चे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो चाहिए एडमिशन के टाइम पे। फॉर्म भरते समय ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट इज द फोटोग्राफ एंड सेकंड इज बच्चे का साइन किया हुआ, उसको स्कैन किया हुआ, दोनों को स्कैन करना है। इसमें 5 MB से छोटा इसका फाइल का साइज होना चाहिए। बच्चे की फोटो नहीं खिंचवा ले, अभी आप जाएंगे फोटोग्राफर के पास, आजकल सारे फोटोग्राफर इलेक्ट्रॉनिक हो रखे हैं, वो कंप्यूटर पे लेगा, उसको बोलना है यार ये फाइल साइज है, इसको 5 MB से कम वाला अपने फॉर्मेट में सेव करना है। आपको नहीं आता, आपके नज़दीक
कोई आजकल 10वीं 11वीं के बच्चे सब ये काम कर लेते हैं, उसको फोटो दीजिए, वो उसका डिजिटल फोटो को छोटा करके दे देगा। फाइल साइज का ध्यान रखना है आपने। केवल 2 ही आपने स्कैन करे हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अब बच्चे का जो चेहरा है साफ दिखना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर जब वो सेंटर में जाते हैं उसको एडमिट कार्ड इशू होगा तो फोटो मिलाई जाएगी। वो आपने फोटो किसी और की लगा दी है या पुरानी लगा दी है, बच्चा जब 2 साल का था तब की फोटो लगा दी, वो नहीं करना है। तो एक रीसेंट फोटो खींचे जिसमें बच्चे ने कोई डार्क शर्ट डाली हो और लाइट बैकग्राउंड हो, ताकि उसका चेहरा साफ नजर आए। इतना आप काम करिए। उसके साइन जो हैं करवाइए, उसकी फोटो खींचिए, उस फोटो का भी 5 MB से छोटा फाइल आप बनाएं। डिक्लेरेशन, ये आपने डिक्लेयर करना है कि मैं घोषणा करता हूं कि जो मैंने कहा है सब सच है, और अगर कोई डिस्प्यूट होता तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। फौज के काम करने का तरीका, सरकार के काम करने का तरीका बहुत बिल्कुल सिंपल है, सादा है और एकदम ट्रांसपेरेंट है। आपने सही जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करना है, नाम गलत नहीं करना है, आधार कार्ड गलत नहीं करना है। अगर आप किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो जबरदस्ती उस कैटेगरी में नहीं घुसना है, क्योंकि बाद में आप लोग पछताएंगे। अब इसके साथ एक विवरण पुस्तिका भी दी गई है। यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस भी दिया गया। प्रोस्पेक्टस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए। उसमें सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, सारी चीजें लिखित में है। अब जब मैंने फॉर्म जमा कर दिया, ये मेरा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ईमेल से। बेटे का नाम, क्लास किसके लिए अप्लाई किया है, जेंडर क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और ये पासवर्ड आया था। ये जो पासवर्ड है ये मैं लॉगिन के लिए इस्तेमाल करूँ, मेरा है, आपने नहीं यूज करना है, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। अब जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो आप इस पेज पे पहुंचते हैं। क्योंकि मैंने बाकी सब डिटेल भर दी थी, पेमेंट नहीं किया, तो यहां लिखा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर आप अभी पे करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 अक्टूबर से पहले पहले पे करना है। तो अगर आप 10 अक्टूबर को पे करना भूल जाते हैं 11 अक्टूबर को, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि सारी जो डिटेल्स हैं। अब आता है, कई पेरेंट्स का डाउट आता है, सर गलत भर दिया है फॉर्म। तो गलत भर दिया है के लिए यहां लिखा है आपने अपना फॉर्म डिलीट करना है। इसको डिलीट करेंगे तब आप दोबारा भर सकते हैं। एक बार ही सबमिट हो गया, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा जो जो डिटेल मैंने बताई है, पहले कागज पे बैठ के नोट्स बनाओ, सब कुछ सही लिखो, सब चेक करो। आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब अपने सामने रखिए। आपके बच्चे का आपके पास होगा। अगर फिर भी खुदा ना खास्ता गलत हो गया है, तो आप इसको डिलीट करके ही दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले फॉर्म के आपने पैसे दे दिए तो पैसे वापस नहीं होंगे, आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखें ताकि आप गलती ना करें। आगे चलते हैं। अब डिलीट कैसे करना है। डिलीट में मैंने बताया था ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एप्लीकेशन नंबर। अगर ये एप्लीकेशन नंबर है 102 जो भी था, ये एप्लीकेशन नंबर है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका यूज होगा। 3 चीजें डिलीट नाउ, तो सोच समझ कर डिलीट करेगा। ऐसा नहीं करा कि पे कर दिया और बाद में सब कुछ सही निकला। तो 3 चीजें ही चाहिए डिलीट करने के लिए, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो आपने भरा है, और एप्लीकेशन का नंबर। एक बार डिलीट हो गया फिर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो भर के जमा कर दिया फॉर्म है उसमें आप बदली नहीं कर सकते। पेमेंट उसमें था, प्रोसीड फॉर पेमेंट था। ये जैसे ही आप इसको दबाते हैं आप यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, यूपीआई से पे करें, नेट बैंकिंग से पे करें, कार्ड से पे करें। तो आपको पता है आजकल डिजिटल सब लोग कर पाते हैं। आपके पास नहीं है डिजिटल पेमेंट का तरीका, किसी के पास जाएं, उसके साथ बैठें, कार्ड का नंबर लिखें, अपना पेटीएम से करें। तो ये भी आपने करना है, क्योंकि पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। आप ड्राफ्ट नहीं भेज सकते, आप कहीं कैश नहीं जमा कर सकते। कई पेरेंट्स हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा जो फॉर्म भरने का तरीका है। आप फॉर्म भर दिया तो 3 या 4 दिन के बाद आपको आपका डिटेल आ जाएगा स्कूल की वेबसाइट पर, और जो ये मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका एडमिट कार्ड हमने भेज दिया, डाउनलोड कर लीजिए, सब कर लीजिए। सारा नोटिफिकेशन, इसका आपको एसएमएस भी आएगा। तो एसएमएस आप चेक करें। एग्जाम से पहले तो वाकई करेंगे, लेकिन समय समय पर वेबसाइट पे चेक करें। कोई नोटिफिकेशन आती है साइड में लिखा हुआ, तो जो पहली मैंने स्लाइड दिखाई थी जिसमें वो चल रहा होता है दाहिनी तरफ वेबसाइट पे, वो नोटिफिकेशन आप पढ़े। आपको नहीं पता लगता है, हमें कॉल करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी हम ना कोई छोटा सा वीडियो बना के अपने चैनल पर शेयर करेंगे, ताकि पेरेंट्स को जानकारी मिलती रहे। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखने। सबसे पहला है करेक्ट फिलिंग ऑफ फॉर्म। मतलब उसमें तो गलती आप कर ही नहीं सकते। उसको करने का तरीका क्या है कि सारे जो डॉक्यूमेंट बाद में भी जमा होने वाले हैं, पहले ही आप उनकी फोटोकॉपी अपने सामने रखें। स्पेशली बच्चे के नाम के स्पेलिंग में गलती ना करें। 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो।
पैसे जमा करने से पहले आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बार पैसा जमा हो गया, फॉर्म जमा हो गया, फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जब तक पैसा नहीं जमा किया, आप जितनी बार भी डिलीट करके दोबारा भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट करने का तरीका बताया, अगर गलती हो गई फॉर्म में, तो उस फॉर्म को आपको डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आप डिलीट करें, दोबारा से भरें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, सारा जो पत्राचार होगा आपकी ईमेल पर आएगा और सारी नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर पाएंगी। ना ये बदली करना है आपने, ना ही इसको बंद करना है। कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, ओआर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी ले रहे हैं, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन उसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। प्लीज़ हैव दैट सर्टिफिकेट मेड। नेक्स्ट, सर्विंग और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको पता है, जो सर्विंग है पलटन से सर्विंग सर्टिफिकेट बनता है, एक्स सर्विसमैन का पीपीओ बनता है। एक्स सर्विसमैन का जो सैनिक वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देती है, वो आपने रेडी करना है। अपना जो पीपीओ है, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, वो अटेस्ट की होगी। तो ये सब चीज़ें आपने तैयार करनी है। एक है पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए, जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं। 50 सीटें हैं, बहुत बड़ा एक साइजेबल स्ट्रेंथ है, लेकिन ये पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए। कई लेडीज़ हैं जिनके पास पार्ट 2 ऑर्डर नहीं है, गुम गया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बटालियन में लिखें, अपने सेंटर में लिखें, रिकॉर्ड्स को लिखें। और ये पार्ट 2 ऑर्डर अभी नहीं चाहिए, आपको जब वेरीफाई वाली स्टेज पे पहुंचते, जो कि फरवरी मार्च में आएगा, तब आपको चाहिए होगा। तो बहुत समय है ये आपको कागज़ रेडी करने का। फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने बता दिया कैसे खींचना है, ये 5 MB से कम होना चाहिए। अब आपने हमसे संपर्क कैसे करना है? अगर आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहीं ना कहीं मिलेंगी, आप हमसे बात करें। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें कि अभी अभी कोई डाउट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो में सब चीज़ें हमने बताई हैं, एक आधी कोई पॉइंट छूट गया होगा जिसमें बारे में आपको शक है, वो अभी आप लिखें कमेंट में। अपना नंबर लिख दो, नंबर नहीं देना चाहते क्योंकि नंबर तो फिर सब पढ़ लेंगे, आप हमें ईमेल दे दीजिए। आप हमें कोई संपर्क करने का तरीका दीजिए, केवल कमेंट मत लिखिए, क्योंकि कमेंट आप भर के फिर बाद में चेक भी नहीं करते। हम तो सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। और उससे अच्छा है, हमारी काउंसलर्स हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे इंस्टीट्यूट की, और हमारे जो एड्रेस है, आप हमसे मिलें। दूर हैं तो हमें फ़ोन करें, हमें खुशी होगी आपको बिल्कुल सही जानकारी देगी। जो हमारे पास जानकारी नहीं है वो हम उच्च अधिकारियों से पता करेंगे, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्टाफ हैं, या आर्मी हेडक्वार्टर में जो सब्जेक्ट से डील करते हैं उनसे बात करेंगे। हमारा एम है कि जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली सिविलियंस हैं, फौजी हैं, जो रिटायर होने के बाद अपने अपने गांव में रह गए, जिनके पास शायद जानकारी का अभाव होगा, तो ये वीडियो के थ्रू आप जानकारी पा सकते हैं। ये वीडियो पक्का सबके साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन उनके साथ आपने पक्का शेयर करना है जिनके बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अपीयर होंगे। देखने में जानकारी लेने का तो कोई एज नहीं है, आप ये जानकारी पक्का लीजिए। जय हिंद रह गया, जय हिंद बिल्कुल है। आप सब अपने जीवन में जय हिंद को उतारिए। मुझे बहुत पसंद है जय हिंद करना सबको, क्योंकि हमारे देश की हमेशा विजय हो, ये हम चाहते हैं। और ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बन गया, लंबा भी हो गया, लेकिन आप इसको तसल्ली से देखिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो देश सेवा की दिल में चाह लेके निकला है अपने पथ पर आगे, वो बिल्कुल सफल हो अपने प्रयासों में। जय हिंद।